दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो 24/8/2024 को क्षमता परीक्षा 2.0 हुई थी, उस परीक्षा में जो हिंदी विषय के प्रश्न पूछे गए थे उसका हम आज लोग विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और आगामी परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अंत तक ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा तो मैं वादा नहीं कर सकता हूँ, मगर 50% फंसाने का वादा कर सकता हूँ। इससे इस पैटर्न से इस प्रश्न पत्र से 50% सवालों की जो है पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। पहला है राव है, दूसरा है खेत है, तीसरा दाहिना है और चौथा कवि है। देखिएगा आप लोग, जो है राव भी एक प्रकार का तद्भव शब्द है, खेत भी एक प्रकार का तद्भव शब्द है, दाहिना भी है, बट कवि जो है एक प्रकार का तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। यह किसने कहा था? राक्षस ने कहा था कि सिंहरण ने कहा था कि एनिसाक्विटीज ने कहा था कि वरुचि ने कहा था? तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा वरुचि ने जो है ये बात बोली थी। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? पहला है अकर्मक क्रिया होती है, दूसरा है साकर्मक क्रिया होती है, तीसरा है एक से अधिक विकल्प सही हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कर्मवाच्य में जो है कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए यहाँ पे विकल्प जो है, ये सवाल कुछ विकल्प सही नहीं दिया गया है। इस विकल्प का सही जवाब हो जाएगा सकर्मक क्रिया। जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है रमा से रोया नहीं जाता है। इस वाक्य में जो है वाच्य बताना है। तो हिंदी भाषा में जो है वाच्यों की संख्या 3 बतलाई गई। कौन कौन से? एक होता है कृत्यवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, और जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, जहाँ पे भाव का प्रधानता होती वहाँ पे भाववाच्य होता है। जैसे राम घर जाता है, तो राम एक प्रकार का कर्ता का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर कृत्यवाच्य हो जाएगा। मैंने रोहन से काम करवाया, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता है, मुझसे हंसा नहीं जाता है। जब इस प्रकार के वाक्य आ जाए तो वहाँ पे सीधे जो है भाववाच्य क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं।
तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। रमा से रोया नहीं जाता है, उसका यह भाव प्रकट हो रहा है। रोना एक प्रकार की क्या है, भाववाचक क्रिया है, के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं। पहला है वाच्य कहेंगे, दूसरा है कर्ता कहेंगे, तीसरा है क्रिया कहेंगे, चौथा है संज्ञा कहेंगे। तो क्रिया के कथ्य रूप को हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग कहते हैं वाच्य। क्या कहते हैं, वाच्य। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला है वचन, दूसरा है बोली, तीसरा है बोलने का विषय, चौथा है कहावत। तो वाच्य का मतलब होता है किस विषय पर हम लोग बोलेंगे, तो उसे कहते हैं बोलने का विषय। जो भी अपने मुख से जो भी वाणी का जो है बखान करते हैं उसे हम लोग कहते हैं वाच्य। क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तो वाच्य का मतलब होता है जो मेरे मुख के द्वारा जो वाणी का जो बखान किया जाता है, किसी विषय पर बोला जाता है, तो बोलना ही वाच्य कहलाता है। ठीक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बोलना ही क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वाच्य से असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। कृत्यवाच्य कहेंगे कि कर्मवाच्य कहेंगे कि अकृत्यवाच्य कहेंगे कि भाववाच्य कहेंगे। जहाँ पे असमर्थता का बोध हो जाए या निषेधार्थ का बोध हो जाए वहाँ पे हम लोग कहेंगे भाववाच्य। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला बहुत अच्छा सवाल है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है, राम और सीता आई थी। दूसरा है, तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं। तीसरा है, विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार हुआ। और चौथा है, मेरे ये पढ़ता हूँ। मेरे ये पढ़ता हूँ। राम सीता आई थी नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम और सीता आए हैं। राम और सीता आए थे, आए थे। कुछ इशू हो गया था इसके लिए, सॉरी। तो पहला का क्या हो जाएगा, राम और सीता आए थे। दूसरा क्या हो जाएगा, तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं। ये बिल्कुल सही बात लिखी गई। दूसरा होगा, विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार हुआ। ये गलत है। इसका सही वाक्य हो जाएगा, विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तीसरा वाक्य बनेगा, विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार किया गया। और चौथा है, मैं पढ़ता हूँ।
ये गलत लिखा है कि मेरे लिए पढ़ता हूँ, मेरे लिए कोई नहीं पढ़ता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है, विद्यार्थियों ने शास्त्री जी का अभिनंदन पत्र प्रदान किया। दूसरा है, वह लड़की को बुलाओ। तीसरा है, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। और चौथा है, वह दंड देने के योग्य है। तो चौथा विकल्प सबसे गलत है, हो जाएगा वह दंड के योग्य है। इसमें देने लेना कुछ नहीं होता, वह दंड के योग्य है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, बिल्कुल सही बात है। तीसरा विकल्प सबसे बेहतरीन है, वह लड़की को बुलाओ। इसका हो जाएगा उस लड़की को बुलाओ। उस लड़की को बुलाओ। और पहला होगा, विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र दिया या अभिनंदन पत्र दिया, प्रदान किया नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषा से रिलेटेड है। नीचे दिए गए प्रश्न के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पहला प्रश्न है कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या करना चाहिए? भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। दूसरा है, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। तीसरा है, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। और चौथा है, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। जैसे आप कोई कक्षा में हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को अगर मानसिक विकास करना है तो हिंदी विषय से तरह तरह के टॉपिक या गतिविधियां कराइए, जिससे भाषा क्षमता विकसित हो सके। जैसे कहानी हुआ, कविता हुआ, नाटक हुआ, निबंध हुआ, इत्यादि संदर्भों में बच्चों को सिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतरीन रूप से जो भाषा विकास संभव होता है। इसलिए कहा गया विभिन्न संदर्भों में। विविध संदर्भों में, विविध का मतलब हो यही होता है विभिन्न प्रकार से बच्चों को सब पढ़ाकर समझाया जाए। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे सही उत्तर को विकल्प का चयन कीजिए। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। पहला ऑप्शन है, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। दूसरा है, एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है। तीसरा है, हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहना चाहिए। चौथा है, बहुत गंभीर समस्या है, इसका कोई संसाधन नहीं है। अगर बहुभाषिक कक्षा है, बहुत भाषाओं के बच्चे जो है एक ही क्लास में सम्मिलित हैं, तो उनको हमको अलग नहीं करना है। उन सभी भाषाओं वाले बच्चों को हमको स्वागत करना है। स्वागत कैसे करेंगे? उसका सबसे बेहतरीन
उपाय विकल्प नंबर 1 में दिया गया है, संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दूसरे की बच्चों की भाषा को समझाकर अन्य बच्चों तक भी पहुंचाया जा सकता है। सबसे बेहतरीन जवाब संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सकें। दूसरा है विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। तीसरा है तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। और चौथा है हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सकें। देखिए फिर वही बात, कोई भी आपको भाषा सिखानी है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है और इंग्लिश है, तो सबसे बेहतरीन जवाब होता है कि जो भाषा है उसके विभिन्न संदर्भों में जो है भाषा का इस्तेमाल किन किन रूपों में होता है, उन सब का इस्तेमाल करना अगर सिखाया जाए तो भाषा सबसे अच्छी हो जाएगी। तो सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे विभिन्न जो शब्द होता है बहुत ही पॉजिटिव शब्द है। ये अगर आपको विकल्प में मिल जाएगा कहीं भी तो ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, आपका 100% विकल्प सही हो जाएगा। जो भी लोग हमारे शिक्षक साथी जुड़े हैं चैनल से, वो भी अन्य क्लासेस पढ़ी हुई हैं हिंदी और जीएस पर्यावरण की, वो सभी क्लासेस देख लें। अच्छे से अच्छे सवाल कंटेंट देने का प्रयास किया हूँ और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वादा रहा हमारा आपका पेपर इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। विकल्प नंबर पहला सही हो जाए। कौन कौन से समास होते हैं याद रखिएगा। एक होता है अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। चौथा है कर्मधारय, कर्मधारय। पांचवा है दिगु। छठा है बहुब्रीहि समास। तो ये जो हैं हिंदी भाषा में समासों की संख्या 6 बतलाई गई है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो इन समासों के माध्यम से हमने 6 समास आपको बताने का प्रयास किया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं। उद्देश्य कहेंगे कि विधेय कहेंगे कि क्रिया कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। देखिए वाक्य के 2 ही रूप होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम लोग कहते हैं उद्देश्य। ऑप्शन नंबर इसका पहला सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। राम घर जाता है तो इसमें कहा जाए उद्देश्य कौन सा है। राम घर जाता है
तो ये दो भागों में बटा हुआ है। कौन जा रहा है? राम जा रहा है। कहाँ जा रहा है? घर जाता है। तो राम जो है उद्देश्य है, उद्देश्य हो जाएगा, और घर जा रहा है विधेय हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका पहला सबसे उपयुक्त विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तो हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि औषधि शब्द है, औषधि, औषधि का हिंदी अर्थ होता है दवा। क्या होता है? दवा। तो तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? बताइएगा आप लोग। जो औषधि होता है वो एक प्रकार का तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। और जो दवा है वो तद्भव शब्द है, याद रखिएगा। तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। औषधि जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार सवाल पूछा है विभिन्न परीक्षाओं में। थोड़ी चाय, थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? पहला है गुणवाचक विशेषण है, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण है, तीसरा है संख्या वाचक विशेषण है, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। बताइएगा आप लोग। थोड़ी चाय डाल दीजिए, अगर ऐसे शब्द मिल जाएं, कुछ, थोड़ी, 4 गज मलमल के, 4, इस प्रकार के अगर शब्द आपको मिल जाएं, मतलब उनकी गिनती ना की जा सके, तो उसे हम लोग कहते हैं ये परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। विकल्प नंबर दूसरा सबसे उपयुक्त जो है विकल्प है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है पक्षी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है? पहला है भूतकाल है, दूसरा है वर्तमान काल है, तीसरा है भविष्य काल है, चौथा इनमें से कोई नहीं है। पक्षी उड़ रहे हैं, इसका मतलब अभी भी उड़ रहे हैं, मतलब सीधे बोल रहा है वर्तमान काल का उदाहरण है। भूतकाल वो होता है जो बीत चुका होता है, मैंने कल स्कूल गया था, ये भूतकाल है। और भविष्य क्या कहा है? हम कल स्कूल जाएंगे, ये हो जाएगा भविष्य काल। तो वर्तमान काल सीधे उदाहरण है कि मैं, वो पक्षी जो है उड़ रहे हैं, वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है कि हर शब्द का विलोम क्या होता है? बताइएगा आप लोग। उत्साह होगा कि हास्य होगा कि विषाद होगा कि परिहास होगा? तो हर्ष का जो विलोम होता है सबसे प्रचलित है, वो होता है विषाद। क्या होता है? हर्ष का क्या होता है? विषाद। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द है विषाद। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला है
पुरातन का विलोम शब्द है। प्राचीन है कि पुराना है कि नवीन है कि प्राच्य है, बताइएगा। पुरातन का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा नवीन। पुरातन का मतलब होता है पुराना और नवीन का मतलब होता है प्राचीन। का क्या हो जाएगा? आधुनिक हो जाएगा। पुराना का नया हो जाएगा और नवीन का क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। विकल्प नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मुहावरे लोकोक्तियों से पूछा गया है सवाल। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। तो इसमें से कौन सी लोकोक्ति का सही होगा? इसका मतलब है किसी के घर में जाइए आप और उसके घर में काम ना कीजिए, आराम कीजिए, बस खाइए पिए मस्ती कीजिए। तो एक कहावत सही बैठ रही है कि काम का न काज का, मतलब काम तो करना है नहीं, आराम करना है, मस्ती करना है, और दुश्मन है अनाज का, और तब भी आपको खाना मिलना है। तो ये कहावत सही बैठ रही है कि कामकाजी व्यक्ति होना बिल्कुल नहीं, खूब काम करना बिल्कुल नहीं। तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब है दूसरों पर बोझ बनकर रहना। इसलिए कहावत कही गई है कभी दूसरों पर बोझ बनकर रहिएगा तो काम का न काज का, दुश्मन है अनाज का। इसलिए कभी किसी पर बोझ मत बनिए, स्वयं खड़े होइए और अपनी ताकत पर भरोसा कीजिएगा। ये विकल्प सबसे बेहतरीन लग रहा होगा आपको। विकल्प नंबर तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? दाता का दानी हो जाएगा, भेड़ का बकरी हो जाएगा, लेखक का कवि हो जाएगा, ब्राह्मण का ब्राह्मणी हो जाएगा। बताइएगा आप लोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग कौन सा शब्द सही है? दाता का दात्री होता है, दानी नहीं होता है। लेखक का लेखिका होता है, ध्यान दीजिए इधर। अब कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइएगा आप लोग, कमेंट कीजिएगा। कवि का स्त्रीलिंग, कवि का जो है स्त्रीलिंग जो है आप लोग बताइएगा। और ब्राह्मण का क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। दाता का दात्री हो जाएगा, लेखक का लेखिका हो जाएगा, कवि का स्त्रीलिंग। आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग इंतजार करेंगे कि क्या होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और इस सेशन का हिंदी सेशन का अंतिम सवाल रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, प्रेम और हर्ष आदि के भाव हों वे क्या कहलाते हैं? बताइएगा आप लोग। संदेहवाचक कहलाएंगे कि संकेतवाचक कि विस्मयवाचक कि निषेधात्मक? जहाँ पे घृणा, प्रेम, हर्ष आ जाए, जैसे कहा जाएगा अरे वह गिर गया, तो जब ऐसे शब्द आ जाए हाव भाव और ये अरे वह गिर गया, तो वहाँ पे सीधा साधा जवाब जो हो जाएगा विस्मयाधिबोधक जो है कहलाते हैं। एक प्रकार का विराम चिन्ह होता है। विस्मयाधिबोधक क्या होता है? विराम चिन्ह। ये साइन डिनोट करता है इस प्रकार से। जब घृणा, प्रेम, हर्ष, अरे वाह वाह मैं जीत गया, तो वह यहाँ भी जो है विस्मयाधिबोधक का चिन्ह लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वाणी को विराम देता हूँ।
नेक्स्ट क्लास में इंतज़ार कीजिएगा। जो भी कुछ कहने सुनने का प्रयास होगा शाम को करूँगा। तब तक के विद्यालय का समय हो रहा है। विद्यालय के प्रस्थान करने के बाद पुनः वापसी करने पर मैं क्लास के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक जोश और उमंग के साथ लगे रहिएगा, तैयारी मजबूत करते रहिएगा, अपने माँ बापों का सपना पूरा करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।